हेलो गाइस, मेरा नाम है जय। वेलकम टू आई एग्री। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर फर्स्ट के लिए न्यूट्रिएंट्स टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स टॉपिक को। क्रॉप न्यूट्रिएंट्स एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्रॉप न्यूट्रिशन क्या होता है और एसेंशियल न्यूट्रिएंट क्या चीज है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्रॉप न्यूट्रिशन क्या होता है। जैसे आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, विटामिन की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, वैसे ही प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, अपना लाइफ स्पैन पूरा करने के लिए, अच्छे प्रोडक्शन के लिए न्यूट्रिएंट्स की बहुत बहुत जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है जी। तो उसी के बारे ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि फसलों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराना सही वृद्धि विकास है उत्पादन के लिए। हमें ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और यील्ड के लिए उनको सही न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी करवाना बहुत जरूरी होता है। ये जरूरी है किन किन कामों में? ये जरूरी है फोटोसिंथेसिस में, रूट डेवलपमेंट मतलब जड़ वृद्धि में, फ्लोरिंग एंड फ्रूटिंग में, फ्लोवर आएंगे, फ्रूट आएंगे, तब उनको न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करवाना। एंजाइम एक्टिविटी जैसे कुछ पोषक तत्व क्या करते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, एक उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, वहां एंजाइम की एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है। क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है, जिससे फोटोसिंथेसिस अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो वहां भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। न्यूट्रिएंट्स कितने तरह के होते हैं? न्यूट्रिएंट 17 तरह के होते हैं। 17 तरह के आवश्यक न्यूट्रिएंट होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसमें 17th न्यूट्रिएंट है जिसको हम बोलते हैं निकल जी। निकल जो है, किसने दिया था? निकल की खोज की थी ब्रोन। ब्रोन ने 1987 में निकल की खोज की थी, ब्रोन ने। और इसके बारे में बताऊं, ये लास्ट खोजा गया असेंशियल न्यूट्रिएंट है, आवश्यक पोषक तत्व है। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि लास्ट खोजा गया माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ओके, लास्ट खोजा गया। इस पे कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाते हैं कि हाल ही में खोजा गया माइक्रो न्यूट्रिएंट, खोजा गया 1987 में, लेकिन हाल ही में आजकल में खोजा गया। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी कौन सा है? निकल ही है। और 16th नंबर जो सेकंड लास्ट में खोजा गया था वो था मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम किसने खोजा था? आर्नोन एंड स्टाउट ने। आर्नोन स्टाउट ने 1939 में, आर्नोन स्टाउट ने 1939 में मोलिब्डेनम को खोज लिया। और इन्होंने 1939 में ही एक क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिया, जिसे हम आवश्यकता की कसौटी भी कह देते हैं, कसौटी। और इसमें इन्होंने दिया 1939 में, फिर इसे आर्नो ने दोबारा रीडिस्कवर किया, ठीक है, उसको रिफाइन किया। और वो कब दिया था? कब किया था ये? 1954 में आर्नो ने रीडिफाइन किया। तो आर्नोन क्या कहते हैं, चलिए उसको पढ़ लेते हैं। आर्नोन कह रहे हैं अ न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल। न्यूट्रिएंट क्यों एसेंशियल है उसके बारे में बात करते हैं कि प्लांट कैन नॉट ग्रो विदाउट इट। मतलब पौधा अपना लाइफ स्पैन पूरा ही नहीं कर सकता विदाउट आवश्यक न्यूट्रिएंट्स के, विदाउट एसेंशियल न्यूट्रिएंट के, बिना उसके वो क्या करेगा? अपना जीवन चक्र पूरा ही नहीं कर सकता। तो उससे न्यूट्रिएंट्स की तो आवश्यकता होती है, ये आर्नोन कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि नो अदर न्यूट्रिएंट कैन रिप्लेस इट। नंबर दो क्या कह रहा है कि कोई एक न्यूट्रिएंट दूसरे न्यूट्रिएंट को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये क्या करे? इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन की कमी हुई तो वो कमी नाइट्रोजन डाल के ही पूरी की जा सकती है पौधे में। आप नाइट्रोजन की कमी को सल्फर डाल के पूरा नहीं कर सकते, या आप नाइट्रोजन की कमी को फास्फोरस डाल के पूरा नहीं कर सकते। नाइट्रोजन की कमी नाइट्रोजन से ही पूरी की जा सकती है। फिर कहते हैं इट डायरेक्टली टेक्स पार्ट इन प्लांट मेटाबॉलिज्म। उपापचय क्रियाओं में प्लांट की मेटाबोलिटिक जो प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या करता है, आप ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, जितने भी पोषक तत्व है, ये पूरी भूमिका निभाते हैं, पूरा इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो इसके बारे ये तीन क्राइटेरिया जो दिए थे आर्नोन ने द्वारा रिफाइन वर्जन। ओके, तो नंबर ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट कितने होते हैं? 17 होते हैं। अगर हम बात करें इन 17 न्यूट्रिएंट्स को कैसे लिखा गया, एक होता है नॉन मिनरल। ओके, नॉन मिनरल जिसे हम बोल देते हैं बेसिक न्यूट्रिएंट भी, बेसिक न्यूट्रिएंट भी बोल देते हैं। एक होता है मिनरल न्यूट्रिएंट। ये अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको कि किसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है प्लांट्स में। ठीक है, नॉन मिनरल जो है इसमें आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन 45%, ऑक्सीजन भी 45%, और हाइड्रोजन पाया जाता है 6%। तो टोटल ये देखो 96% अवेलेबिलिटी तो इनकी है। रीजन, क्योंकि ये होते हैं स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट, संरचनात्मक पोषक तत्व। ये क्या करते हैं?
ये पौधे की पूरी बॉडी को बनाने में इनका ही योगदान होता है, यही बनाते हैं, ठीक है। और इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो मोस्टली कहाँ से होती है, एनवायरमेंट से होती है। एनवायरमेंट से इसकी अवेलेबिलिटी होती है, तो ये आप कह सकते हैं कि एयर और वाटर से ही हमें मिलेंगे, ठीक है। मोस्टली कहाँ से मिलते हैं, एयर और वाटर से, एनवायरमेंट से ही हमें मिलते हैं, ओके। और मिनरल की बात करें, मिनरल की बात करें तो मिनरल वाले होते हैं दो तरह के, दो तरह के कौन से, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो उनको बोलते हैं जिनकी प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है 1 ppm से ज्यादा की, और माइक्रो वो होते हैं जिनकी प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है 1 ppm से कम की। फर्दर मैक्रो फिर दो पार्ट में डिवाइडेड है, वो है प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट और सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट। प्राइमरी में आपके एग्जांपल्स है एन, पी, के, जिसे आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के नाम से भी जानते हो। और सेकेंडरी में आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये तीन है। अब सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सॉरी सेकेंडरी जो न्यूट्रिएंट्स है, इनको आप सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इनको आप रिक्लेमेशन न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जानते हो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये आपके 8 तरह के होते हैं, 8 होते हैं। कौन से होते हैं, कल, मन, फी, मो, कुंजन, निकुंजन और बोरोन, ये जी। क्लोरीन, आयरन, मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक, निकल एंड बोरोन, मैग्नीज, ठीक है जी। ये टोटल 8 होते हैं, 8 ये हो गए माइक्रो। उसके बाद मैक्रो कितने हो गए, 6 ये हो गए, और 3 ये, 8 + 6 + 3 17 ही हो जाएंगे। मेरी मैथ्स वीक है, आप देख लेना, 17 ही होंगे, ठीक है। इस तरीके से एक बार फिर रिपीट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। ये कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट कह रहा है बेसिस ऑन क्वांटिटी, क्वांटिटी के बेस पे कौन सा पाया जाता है। उससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि वो 45 45 और 6, ओके, वो देख लेना। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो लार्ज अमाउंट में होते हैं, और लार्ज अमाउंट इनकी क्या है, मोर देन 1 ppm, ये इसकी लार्ज है, देखो। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आ गया, जी हमें पहले ही बताया। और सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आ गया, ओके जी, ये भी हमें पता है, अभी बढ़ के आए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में ये रिक्वायर्ड होते हैं स्मॉल अमाउंट, कौन से स्मॉल अमाउंट, लेस देन 1 ppm। अब इसमें आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल, ये भी हमें पता है। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने असेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं टोटल, तो वो कितने बताओगे आप, 8 बताओगे, 8 होते हैं। और टोटल आपसे पूछ रहे हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट कितने हैं, तो वो 17 होते हैं, इस तरीके से। अब इसको फर्दर और भी काफी डिटेल में डिवाइड किया है, मैं आपको बता ही देता हूँ। उससे पहले आपको जानना होगा कि प्लांट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स को किस फॉर्म में अपटेक करते हैं, ओके, किस फॉर्म में लेते हैं। तो हमने पढ़े अभी तक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, तो ये फॉर्म पढ़े। अब पढ़ते हैं आगे, और कौन सा था, बोरो, ठीक है जी, इतने हो गए। अब ये किस फॉर्म में अपटेक करता है प्लांट, उसके बारे में बात करते हैं। कार्बन को CO2 से, क्योंकि एनवायरनमेंट से मिलती है, CO2 की फॉर्म में। हाइड्रोजन को H2O की फॉर्म में। ऑक्सीजन को O2 की फॉर्म में। नाइट्रोजन को दो फॉर्म में, कौन कौन सी, नाइट्रेट और अमोनियम, मोस्टली नाइट्रेट, ओके। और फॉस्फोरस को S3PO4, और पोटेशियम को
के प्लस, कैल्शियम को +2, Mg+2, SO4-2, क्लोरीन माइनस, Mn मैग्नीज +2। एक सेकंड जी, थोड़ी सी गलती होगी। Mn+2, Fe+2, ये आता है मोलिब्डेनम 4-2, निकल +2, कॉपर +2, Zn+2 और S3PO4। हाँ, तो इस फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, प्लांट्स अपटेक करते हैं। इतनी बात मैंने लिखी। अब आपसे पूछते हैं कि कौन से कैटायन है, कौन से एनायन है, आपको इस तरीके से पूछा जाएगा न्यूट्रिएंट। और ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि प्लांट्स कौन से न्यूट्रिएंट को किस फॉर्म में अपटेक कर रहे हैं, कैटायन वाली में फिर आपको बताना पड़ेगा या एनायन वाली। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी मैं आपको बता दूं कि मोस्टली जो प्लांट्स है वो न्यूट्रिएंट्स को आयन की फॉर्म में अपटेक करते हैं। और वो आयन की फॉर्म दो तरह की है, आपको पता है, कैटायन जिसे आप बोलते हो धनायन, और एनायन जिसे आप बोलते हो ऋणायन। ओके जी, ये पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। अब जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, ये देखो नाइट्रोजन का ये पॉजिटिव चार्ज वाला, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, जितने भी आपको पॉजिटिव चार्ज वाले दिख रहे हैं, ओके, ये सारे के सारे कौन से होते हैं, कैटायन फॉर्म में वाले। और जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले हैं, जैसे कि आपने ये देखा, ये नेगेटिव चार्ज का है, ओके, ये नेगेटिव चार्ज का है, ये भी नेगेटिव चार्ज का है, ये भी नेगेटिव चार्ज का है, ये नेगेटिव चार्ज वाले जो है ये कौन से होंगे, एनायन फॉर्म वाले। ठीक है, सो प्लांट्स जो न्यूट्रिएंट्स को आयन फॉर्म में अपटेक करते हैं और मोस्टली कैटायन फॉर्म में अपटेक करते हैं। और एक नोट नोट देखो आप, नोट ये है कि नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा पोषक तत्व है जो नेगेटिव फॉर्म और मतलब एनायन और कैटायन दोनों फॉर्म में पौधों को अवेलेबल होता है या अपटेक करके। ओके, इस तरीके से। इससे भी पूछते हैं भाई, फॉस्फोरस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि H3PO4 जो है, आपसे पूछते हैं फॉस्फोरस को मोस्टली कौन सी फॉर्म में अपटेक किया जाता है, तो वो H3PO4 नेगेटिव वाली फॉर्म में। ठीक है, ये लिखो। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स में मिलेंगे। ओके, ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में खुद लिखना होगा, इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और भी बातें बताऊं, हाँ, और बताता हूँ आपको थोड़ा बहुत। एक पेज ऐड करके, चलो छोड़ो यही बताता हूँ। उसमें आपसे पूछते हैं मेटल और नॉन मेटल। आपसे पूछते हैं कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। तो जितने भी कैटायन है वो सारे के सारे मेटल है, और जितने भी एनायन है वो सारे के सारे नॉन मेटल। ऊपर नीचे कर दिया क्या मैंने, गलती कर रहा हूँ काफी दिनों से गलती। ओके जी, तो जितने भी कैटायन है वो सारे के सारे कैसे, मेटल, और जितने भी नॉन मेटल है वो सारे के सारे कौन से, एनायन, कैसे मर्जी कह लो। ठीक है, अब जैसे मेटल वाले देखते हैं, पोटेशियम क्या है, मेटल है, कैटायन है। कैल्शियम, आपकी हड्डियों में कैल्शियम होता है, मेटल होती है वो। ठीक है, तो कैल्शियम क्या पॉजिटिव है, कैटायन है, तो वो भी मेटल है। वैसे जितनी एनायन होंगे वो सारे के सारे नॉन मेटल होंगे। एक चीज तो ये क्लियर होगी। दूसरा आपसे पूछता है, एक ये हो गया डिवाइडेशन, एक ये वर्गीकरण हो गया आपका क्लासिफिकेशन। एक क्लासिफिकेशन हो रहा है कि कौन से कंपाउंड फॉर्म में अवेलेबल है और कौन से नॉन कंपाउंड फॉर्म में। कंपाउंड फॉर्म लाइक जिसमें दो एलिमेंट्स जुड़े हो, लाइक आप देखो नाइट्रोजन कंपाउंड फॉर्म का है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स जुड़ के एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, कंबाइंड वर्जन है। तो ये आपसे पूछते हैं कौन से कंबाइंड है, कौन से नॉन कंबाइंड है। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, तो ये कंबाइंड है, ये कंबाइंड है, ये कंबाइंड है, ये भी कंबाइंड कंबाइंड है, ये कंबाइंड है, ये कंबाइंड है। और बाकी सारे कैसे हैं, नॉन कंबाइंड है, जो अलग अलग घूम रहे हैं। जैसे ये किसी के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं है, कोई मिलके यौगिक नहीं बना रहा, एक कंपाउंड नहीं बना रहा, ये भी कंपाउंड नहीं बना रहा, निकल भी कंपाउंड नहीं बना रहा, इस तरीके से। जबकि NH4 पॉजिटिव है, बट ये देखो कंपाउंड तो बन रहा है ना, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से जुड़ के एक कंपाउंड बना रहे हैं। ओके, इस तरीके से।
यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। चलो आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन फंक्शन, अभी मैंने आपको बताया कि फंक्शन बेस्ड पे आपको बताया था कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये क्या करते हैं, प्लांट की बॉडी बनाते हैं। बॉडी बनाएंगे तो ये फंक्शनल बेस्ड संरचनात्मक हो गया। हाँ जी, तो एनर्जी रिलेटेड न्यूट्रिएंट्स की बात करें, एनर्जी रिलेटेड न्यूट्रिएंट्स क्या है, इसमें एनपीएस, ये क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इनसे बने हुए क्या बनते हैं, इनसे डीएनए बनता है। जैसे आपने सुना होगा नाइट्रोजन बेस बना, नाइट्रोजन बेस से डीएनए बना, ठीक है। फिर एटीपी के बारे में आपने सुना होगा, एटीपी के अंदर फॉस्फोरस होता है, ठीक है। और ये एटीपी करता क्या, एनर्जी देता है। तो ये एनर्जी रिलेटेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी में। और एंजाइम एक्टिवेटर्स, एक्टिवेटर्स जो एंजाइम को एक्टिव करे, एक्टिव करे मतलब कैटलिस्ट की तरह काम करे, उत्प्रेरक की तरह काम करे, जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, वो कौन से होते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, इस तरीके के। रेडॉक्स न्यूट्रिएशन, जो रेडॉक्स रिएक्शन में काम आने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, ये रेडॉक्स रिएक्शन में काम आने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं। ओके सॉरी, आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब गतिशीलता, उसकी कितनी गतिशीलता है, प्लांट्स में किस न्यूट्रिएंट की गतिशीलता कैसी है। अब ये चार तरह की मान लो आप, चलो इसके बारे में बात करते हैं। ये लिखा हुआ है, थोड़ा लिखा हुआ है, मैं आपको बता ही देता हूँ। एक होता है हाईली मोबाइल, एक होता है लेस मॉडरेट मोबाइल, सॉरी मॉडरेट मोबाइल, एक होता है लेस मोबाइल, और इमोबाइल। हाईली मोबाइल जो प्लांट्स में जल्दी से जल्दी क्या कहते हैं, घुल जाते हैं, गति करते हैं, गतिशीलता अच्छी होती है। मॉडरेट मतलब जो ना ही ज्यादा तेज है ना ही बहुत ज्यादा कम है, मॉडरेट एक डिसेंट गतिशीलता दिखाते हैं। लेस मोबाइल जो धीरे धीरे टाइम लेके घुलते हैं, टाइम बहुत धीरे गति करते हैं। और इमोबाइल मतलब जो बिल्कुल भी गति नहीं करते हैं, काफी इमोबाइल होते हैं, उनकी गतिशीलता बहुत कम होती है। तो ये कैसे होते हैं, जो जितना ज्यादा मोबाइल होगा, ठीक है, हाईली मोबाइल अपना डेफिशिएंसी सिम्टम कहाँ दिखाता है, ओल्ड ओल्ड लीव्स पे। और जो लेस मोबाइल होते हैं वो अपना डेफिशिएंसी सिम्टम दिखाएंगे न्यू लीव्स पे। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो मोबाइल न्यूट्रिएंट्स है वो क्या करते हैं, कमी पुराने पत्तों में दिखाई देती है हाईली मोबाइल्स की, और जो इमोबाइल है उनकी नई पत्तियों में मतलब यंग लीव्स पे उनकी कमी दिखती है। अब इसके बारे में आपको बता दूं, यहाँ तो हाईली मोबाइल में एनपीके, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम हो गया। मॉडरेट मोबाइल में आप जिंक लिखोगे। और लेस मोबाइल कौन से हैं आपके, लेस मोबाइल से पहले आप ये कर लो मोबाइल, कैल्शियम और बोरोन, और जो बच गए वो सारे के सारे लेस मोबाइल हैं, जैसे सल्फर है, आयरन है, एमएन है, क्लोरीन है, कॉपर है, इस तरीके की। ओके जी, अब इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं किस तरीके से डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखते हैं आपको। ये इस तरीके से दिखते हैं, एक पत्ती होती है ओल्ड, ये है न्यू, ठीक है जी। और ये ओल्ड है, इस पे अगर तो पूरी की पूरी पत्ती येलो हो जाए, होल लीफ बिकम येलो, होल लीफ बिकम येलो, तो ये किसकी वजह से होती है, नाइट्रोजन की वजह से। अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई तो पूरी की पूरी पत्ती येलो हो जाएगी। अगर ये ओल्ड लीव्स पे नाइट्रोजन के आपको सिम्टम दिखाई देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन हाईली मोबाइल है प्लांट्स में। और अगर आपको इंटरवेनल क्लोरोसिस दिखता, इंटरवेनल क्लोरोसिस मतलब वेन्स के अंदर क्लोरोसिस दिखता, तो वो किसकी वजह से होता, मैग्नीशियम की वजह से, वो ओल्ड लीव्स में दिखता ऐसे। तो ये क्या होता, नाइट्रोजन की कमी दिखती है, होल लीफ बिकम येलो, पूर्ण पत्ती पीली पड़ जाना। और मैग्नीशियम का आपको दिखा इंटरवेनल क्लोरोसिस, इंटरवेनल क्लोरोसिस। न्यू में क्या हुआ, न्यू में भी आपकी पूरी पत्ती का क्या पड़ गया, पीला पड़ना, ठीक है जी। न्यू में पूरी पत्ती का पीला पड़ना, ये दिखाता है सल्फर की कमी। उससे क्या होगा, पूरी की पूरी पत्ती कैसे पड़ जाएगी, पीली पड़ जाएगी। और अगर ये दिखाए इंटरवेनल क्लोरोसिस की वेन्स के अंदर क्लोरोसिस दिखाए, तो ये होता है आयरन और एमएन की कमी से, इस तरीके। और ये दिखाता है आपको इंटरवेनल क्लोरोसिस, इस तरीके से इंटरवेनल क्लोरोसिस दिखाता है। ओके जी, ये हो गया, छोटी सी बात आपको समझ आ गई। अब फिर जिंक क्या करता है,
जिंक की कमी के लक्षण आपको, जिंक डेफिशिएंसी सिम्टम्स है वो आपको बोथ न्यू एंड ओल्ड दोनों पत्तियों में दिखाई देते हैं, बोथ न्यू एंड ओल्ड। इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये मॉडरेट डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट, मॉडरेट मोबाइल। ओके। और फिर आता है कैल्शियम एंड बोरोन। इसको इमोबाइल इसलिए रखा क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स है वो आपको दिखते हैं शीर्ष भाग के, पौधे के शीर्ष भाग पर, जिसे आप टर्मिनल बड भी कहते हैं। ठीक है जी, टर्मिनल बड। तो आपको कैल्शियम और बोरोन के डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहाँ दिखेंगे? टर्मिनल बड पे दिखेंगे। तो ये आप चीजें देखते हैं। ये छोटा सा एक चार्ट था मेरी तरफ से आपको, इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैल्शियम के सिम्टम्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? टर्मिनल बड पे। और जिंक के सिम्टम्स में क्वेश्चन आ सकता है, जिंक के सिम्टम्स कहाँ दिखते हैं? न्यू और ओल्ड लीव्स पे। वैसे आपको एनपीके पे ही ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस है, क्योंकि एनपीके का ही आपके सिलेबस में सेमेस्टर फर्स्ट में एनपीके के बारे में पूछा गया है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के बारे में पूछा गया है। तो आप एनपीके को ज्यादा ध्यान दोगे। ओके, एनपीके के बारे में। तो अब कौन सा टॉपिक बचा आपका? ये इसकी सारणी दी हुई है मैंने, थोड़ी सी समरी सारणी, इसको आप गौर कर लेना, पढ़ लेना। इसमें जो चीजें ऊपर पढ़ाई है उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा आप सेट कर लेना। इसको जो समझाया आप थोड़ा देख लेना कि ये मैंने टर्मिनल वर्ड में करवा दिया, जिंक को मैंने मॉडरेट मोबाइल में करवा दिया। ये मॉडरेट मोबाइल है जिंक। इस तरीके से ऊपर जो बताया उसको थोड़ा गौर कर लेना। अब आपको एक पेज इंसर्ट करके बताता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है जो, उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं या इफेक्ट डालते हैं उस पर। ठीक है जी, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को? तो सबसे पहले हम देखते हैं पीएच। मोस्टली आपको पता है कि जितनी भी क्रॉप्स हैं उनके लिए जो रिक्वायर्ड और सबसे बेस्ट पीएच है वो रहता है 6.5 टू 7.5। ठीक है, इस पे सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी काफी अच्छी रहती है इस पीएच पे। और वैसे आपको मैं बता दूं कि जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी अवेलेबिलिटी एसिडिक पीएच पे काफी अच्छी रहती है। एक्सेप्शन है बोरोन एंड मोलिब्डेनम। ओके, बोरोन एंड मोलिब्डेनम के बारे में आपको बता दूं कि मोलिब्डेनम की अवेलेबिलिटी बढ़ती है पीएच की अवेलेबिलिटी के साथ। अगर पीएच बढ़ेगा तो मोलिब्डेनम भी बढ़ेगा। ओके, इस तरीके से ये बात होगी, आपको बता दिया। पीएच के साथ साथ और बातें जो रिक्वायर है, जैसे कि सोइल एरिएशन, सोइल टेम्परेचर, सोइल मॉइस्चर, ये भी न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को काफी इफेक्ट डालते हैं। और कौन सा, क्रॉप क्रॉप एंड क्रॉपिंग सिस्टम, ये भी मैटर करता है। इससे भी जो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है वो काफी इफेक्ट होती है। और सोइल सोइल आपको पता है लोमी, सोइल, जैसे आपने सुना होगा सैंडी लोम सोइल। ठीक है, तो ये काफी उपयुक्त रहती है, काफी अच्छी रहती है न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी के लिए। सोइल एरिएशन, टेम्परेचर, सोइल मॉइस्चर, क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉप सोइल, ये जो दो चार बातें हैं पीएच वगैरह, आप इसको लिख सकते हो कि ये जो चीजें हैं ये क्या करते हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट इफेक्ट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, इसको आप और डिटेल में पढ़ लेना अपनी बुक से, क्योंकि मेरा काम है आपको रैपिड रैपिड फायर के अंदर ये सारे टॉपिक्स करवा देने। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।